हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं निर्मल कुमार आप सभी का स्टडी जोन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको विदित है, मैं आप सभी को इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम आज एक शानदार मोटिवेशनल कोट के साथ अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम हमारी क्लास को प्रारंभ करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप सभी कंपटीशन क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी को अपना एक ड्रीम पूरा करना है। उसके लिए आपको क्या करनी होगी, एक जोरदार मेहनत करनी होगी और उस मेहनत में मैं आपका क्या करूंगा, साथ दूंगा। तो मोटिवेशनल कोट का यही मतलब था कि अपनी मंजिल अगर प्राप्त करनी है तो हमें मेहनत भी वैसी करनी होगी। मेहनत भी हमें जी तोड़ मेहनत करनी होगी, उसके बलबूते हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक जो युग है, ये प्रतियोगी युग है। इसमें बहुत ही टफ कंपटीशन होता है और इस कंपटीशन को पार करने के लिए हमें हर बिंदु का अच्छी तरह विश्लेषण करना होता है। तो मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री को बहुत आसान बनाने का प्रयास करूंगा और आप सभी मेरा सहयोग करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले सिलेबस क्यों जरूरी है, आप सभी को ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में सिलेबस की जानकारी होना चाहिए। देखो, जिस प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसी प्रकार हमें कंपटीशन परीक्षा पास करने के लिए एक सिलेबस की एक जानकारी होना चाहिए। बिना सिलेबस के आप तैयारी करेंगे तो आप दिशा विहीन हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको सिलेबस की जानकारी होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। हर कोई प्रतिभागी बिना सिलेबस की तैयारी करता है तो वो प्रतियोगी परीक्षा से वैसे ही बाहर हो जाता है। तो हमें सबसे पहले हमारा सिलेबस याद होना चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन सा बिंदु हमें पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आज के इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। उससे पूर्व यहां आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास का पाठ्यक्रम। तो भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। इतिहास एक विस्तृत विषय है, इसको पढ़ने के लिए आपको 3 भागों के बारे में जानकारी होना चाहिए। भारतीय इतिहास को हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास के नाम से भी हम इतिहास को पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। यानी इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हम भी इस क्लास के माध्यम से पहले प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, बाद में मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे और आपको भी मेरा साथ देना होगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास का परिचय, जैसा कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, इतिहास का परिचय। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इतिहास के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। यानी इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास का मतलब क्या होता है। आपको मैं कह दूं, इतिहास, ये इतिहास का बहुत बड़ा एक परिचय है। इतिहास वैसे तो इति प्लस ह प्लस आस 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति मतलब निश्चित रूप से,
निश्चित रूप से, ह का मतलब ऐसा ही, आज का मतलब घटित हुआ है, यानी निश्चित रूप से ऐसा ही घटित हुआ है, इसे इतिहास कहते हैं। लेकिन इतना सा कहना काफी नहीं है, इसके लिए हमें और अच्छे से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसका इतिहास शब्द का पहले उल्लेख कहां मिलता है, यह भी हम आगे पढ़ेंगे अगली स्लाइड के माध्यम से। तो इतिहास के परिचय में हम जानेंगे कि ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है, इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में भी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इतिहास का काल विभाजन। देखो, जब इतिहास की शुरुआत होती है तो इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से होती है। इतिहास का परिचय क्या है, इतिहास का काल विभाजन क्या है। अब काल विभाजन का मतलब यह है कि उस समय अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से या प्राप्त सामग्री की दृष्टि से इस इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कौन सा है? आद्य काल, आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इनके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले पॉइंट्स पर। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास के अंतर्गत हम इंडियन हिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस टॉपिक पर ज्यादा हमें जोर देना है, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। अगला हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। अब मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से नगर आते हैं, कौन कौन से स्थल हैं, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कौन कौन से हैं, किस स्थल की खोज किसने की, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण हम 3 ही सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और एक है हमारे राजस्थान में कालीबंगा। इस सभ्यता के बारे में हम अच्छे से विश्लेषण करेंगे और प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भी कई सारी सभ्यताएं हैं, लोथल है, रंगपुर है, रोपड़ है, बनवाली, ये सारे नगर हैं, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम एक चर्चा कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति है कैसी। तो मैं बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। ठीक है साहब, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है? यानी एक ट्रायंगल के जैसे। कैसे? ट्रायंगल के जैसे। तो ठीक है। अब अगला प्रश्न है, क्या सर भारत में भी इसका विस्तार है? बिल्कुल, भारत में भी इसका विस्तार है, भारत में भी इसका विस्तार है। तो भारत में कहां कहां पर है, हम एक छोटा सा रेखा चित्र बनाकर समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो भाग है वो कहां कहां पर है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहां कहां फैली हुई है। तो मैं बात करूं उत्तर में कहां पर? मांडा, ये कहां पड़ता है साहब? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आलमगीरपुर, ये कहां पड़ता है? यूपी में। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है महाराष्ट्र में भी है। और कहां? देमाबाद। कहां पर? देमाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। ठीक है। और ये पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है, सूत
कांगेडोर। ये कहां पड़ता है सर? ये बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। इतनी जानकारी हमें प्राप्त हो गई कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। ठीक है, तो सर किस किस नदी के किनारे कहां कहां पर, यह भी हमें पता होना चाहिए। तो मांडा जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद देमाबाद गोदावरी नदी, गोदावरी, और गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में। और उसके बाद हिंडन नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई। आलमगीरपुर, बलूचिस्तान दाश्क या दास्त नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित होती है। तो मैंने एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हम आगे चर्चा कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 3 ही नगर हैं और एक विद्वान हुए हैं, मैं आपको नाम बताऊं, स्टुअर्ट पिगट महोदय। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नगर कौन कौन से? एक तो मोहनजोदड़ो और एक है हड़प्पा। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों जुड़वा राजधानी हैं। ये दोनों क्या हैं? जुड़वा राजधानी है, जुड़वा राजधानी है, राजधानी। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो किसने कहा साहब? ध्यान रखना है, स्टुअर्ट पिगट ने। और यहीं पर एक और विचारक हैं या इतिहासकार मैं कह सकता हूं, नाम है दशरथ शर्मा। उन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा, तीसरी राजधानी कहा। किसको? कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। हमें ये चीजें कवर करते हुए चलना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां पर विकसित हुई, इसका विस्तार भारत में कहां कहां तक है, पाकिस्तान में कहां तक है, किस नदी के किनारे है। तो ये आप सभी को ध्यान होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां पर आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न निकलकर सामने आता है कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? क्या वो नगरीय थी या ग्रामीण थी? तो आपका उत्तर होगा नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। हम पूरे पाठ्यक्रम के दौरान जब हम क्लास की शुरुआत करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। उसके राजनीतिक पक्ष, उसके आर्थिक पक्ष और कई सारे पक्ष हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन कौन सी फसलें पाई जाती थी, कौन कौन से अवशेष पाए गए और खुदाई में क्या क्या मिला, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ, पतन के कारणों के बारे में भी हम अच्छी तरह क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। अच्छी तरह क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। बात करते हैं हम अगले बिंदुओं की तरफ। हमारा अगला बिंदु है वैदिक सभ्यता। देखो ये क्रम से ही हम टॉपिक देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो अगली सभ्यता आती है वो कौन सी सभ्यता है? वैदिक सभ्यता। यानी इसका नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा? तो ये तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। यानी हमारे जो वेद हैं, वेदों में इस संस्कृति का क्या मिला? उल्लेख मिलता है। वेदों में इस संस्कृति के बारे में उल्लेख मिलता है। यानी अगर मैं कहूं कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा है तो 2 भागों में,
ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता, यानी 1 और 2 भागों में बांटा है। यह भी आपको ध्यान रखना है। 1500 BC से 1000 BC, 1000 BC से 600 BC, ये इनका काल है, यानी किस किस समय कौन सी सभ्यता रही। तो ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे चर्चा करते हैं हम। ऋग्वैदिक सभ्यता में हर बार प्रश्न आता है, और कैसा प्रश्न आता है, इसमें चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे अन्य केंद्रीय या फिर राज्य स्तरीय भर्तियां हो, हमेशा वैदिक सभ्यता से प्रश्न बनता है। तो प्रश्न बनता है कि आर्यों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, किस विद्वान ने आर्य का संबंध कहां से बताया, इस प्रकार के भी प्रश्न बन जाते हैं। और वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, इसका भी प्रश्न इसका भी उत्तर आपको याद होना चाहिए। तो वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण थी साहब। यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे, गांव के लोग थे साहब। और उनका सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, और वैदिक सभ्यता का पतन क्यों हुआ, इनके बारे में भी हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपद काल और मगध साम्राज्य का विस्तार। कौन कौन सा है, महाजनपद काल और मगध साम्राज्य का विस्तार। देखो, उसके बाद हमारा जो अगला काल आता है वो कौन सा काल आता है, महाजनपद काल। तो आपको पहला प्रश्न एग्जामिनर ये पूछेगा, महाजनपद कितने हैं, तो 16 महाजनपद हैं साहब। कितने हैं, 16 महाजनपद हैं। तो महाजनपदों से भी प्रश्न बनता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, रीट 2021 का एक पेज से 4 प्रश्न आए थे और स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा था। कुछ नहीं पूछा, महाजनपद दे दिए और इधर उनकी राजधानी पूछी थी। बस 4 प्रश्न आए थे, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न थे। तो महाजनपद के बारे में प्रश्न एग्जामिनर हमेशा पूछता है। अधिकतर प्रश्न किससे आते हैं, अधिकतर प्रश्न आते हैं राजधानी से पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, राजधानी से पूछे जाते हैं। अब बात करूं मैं यहां पर, महाजनपद 16 हैं, ठीक है साहब, हमने बात मान ली। लेकिन 16 महाजनपदों का उल्लेख कहीं मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता है। बौद्ध ग्रंथ है साहब, एक बौद्ध ग्रंथ, और बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में ये 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पहला प्रश्न, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में तो मिल गया, क्या जैन ग्रंथ में भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ कौन सा, भगवती सूत्र। कौन सा, भगवती सूत्र में क्या मिलता है, महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में मिलता है। तो महाजनपद है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हर बार एग्जामिनर यहां से प्रश्न पुटअप कर लेता है। और अगर हमें अच्छी तरह उनकी राजधानियां पता है तो हम उनको अच्छे से कर पाते हैं। उसी महाजनपद में एक महाजनपद था, नाम था उसका मगध। मगध ये बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था। इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बारे में भी क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे हम। इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, धर्म सुधार आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म कौन कौन सा है, जैन धर्म और
बौद्ध धर्म। ठीक है साहब। अगर जैन धर्म से प्रश्न पूछा तो पहला प्रश्न होगा जैन धर्म के संस्थापक कौन है? और महावीर स्वामी हैं। और जैन धर्म के जो संस्थापक है उनका जन्म कहां हुआ और उन्होंने कहां पर तपस्या करी और उन्होंने उपदेश कहां दिए? जैन धर्म से और भी प्रश्न आते हैं, जैन बौद्ध संगतियां कब कब आयोजित हुई और उस समय उनके अध्यक्ष कौन रहे? उसी प्रकार बौद्ध धर्म से भी प्रश्न आता है। गौतम बुद्ध जो हैं संस्थापक रहे हैं बौद्ध धर्म के, तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ, उनके जीवन परिचय से लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करें हम बौद्ध धर्म की, अब बौद्ध धर्म में भी 3 त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के भी 4 आर्य सत्य हैं और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक कह दे, संस्थापक कह दे, गौतम बुद्ध ने ऐसे कौन से 4 दृश्य देखे थे, उसके बाद उन्होंने एक अलग ही जीवन जीना शुरू कर दिया। तो गौतम बुद्ध ने 4 व्यक्तियों को देखा था। एक तो उन्होंने देखा था वृद्ध व्यक्ति को, एक रोगी को देखा था, एक मृतशैया को देखा था। मृतशैया मतलब एक अर्थी जा रही थी तो उसको देखा था। एक उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में यो सन्यासी को देखा था। किसको देखा था? प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा था। ये भी हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म के अंतर्गत पढ़ेंगे। उनके कौन कौन से कारण हैं, इन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध संगतियां कहाँ कहाँ आयोजित होती है, किसके समय आयोजित होती है और कौन उनका अध्यक्ष होता है और उस समय शासक कौन होता है, इनके बारे में भी हम तालिका के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। हमारा अगला बिंदु क्या है देखते हैं। हमारा अगला बिंदु है मौर्य काल। बहुत ही अच्छा टॉपिक, मौर्य काल। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद हमारा अगला जो बिंदु होगा वो होगा मौर्य काल। तो मौर्य काल से भी प्रश्न पूछा जाता है। चंद्रगुप्त के समय का है, चंद्रगुप्त मौर्य। यहां से इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इनकी विजयों के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल और विशेषतः मौर्य काल में हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, इनके अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे, इनके कौन कौन से अभिलेख हैं और उस समय मौर्य प्रशासन कैसा था। मौर्य काल में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी स्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। हम मौर्य काल में देखेंगे कौन कौन से उनके शिलालेख हुए, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में देखेंगे। बात करते हैं हम गुप्त काल की। तो गुप्त काल के बारे में हम देखेंगे, अगला टॉपिक होगा। अब गुप्त काल के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। गुप्त काल की, उस समय गुप्त काल का जो आदि पुरुष माना जाता है, गुप्त काल का आदि पुरुष किसे माना जाता है? श्री गुप्त को। किसे? श्री गुप्त को क्या माना जाता है? आदि पुरुष। इसी का एक बेटा था कटोत्कच। लेकिन वास्तविक संस्थापक हम चंद्रगुप्त को मानेंगे। किसे मानेंगे? चंद्रगुप्त को हम वास्तविक संस्थापक मानेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम को। उसके बाद समुद्रगुप्त आएंगे, उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे, है ना। इस प्रकार हम प्रत्येक शासकों के बारे में 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं हम गुप्त काल के बाद हमारा
अगला टॉपिक होगा गुप्त काल के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा गुप्तकालीन कला साहित्य और संस्कृति। कौन सा होगा? गुप्तकालीन कला साहित्य और संस्कृति, यानी गुप्त काल के दौरान कौन कौन सी कलाएं विकसित हुई, स्थापत्य कला, साहित्य और संस्कृति, कौन कौन सा विकास हुआ, इनके बारे में हम देखेंगे। वैसे आप सभी को पता है कि गुप्त काल में ही सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण हुआ है और भागवत धर्म का प्रचलन हुआ है। आगे बात करते हैं भक्ति आंदोलन, और इसी से मिलता जुलता, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है सूफी आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन में और सूफी आंदोलन, ये दोनों हम अच्छे से कवर करेंगे। बात करते हैं भक्ति आंदोलन में। देखो, भक्ति आंदोलन में सगुण और निर्गुण दोनों संतों के बारे में चर्चा करेंगे। बात करें रैदास, तुलसीदास, कबीर, मीरा, निम्बार्क और रामानुज, वल्लभाचार्य, इनके बारे में हम भक्ति काल में चर्चा करेंगे। सूफी आंदोलन, और सूफी आंदोलन में हम सूफी से संबंधित जो सिलसिले हैं, चिश्ती संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय और बहुत सारे संप्रदाय हैं सूफी आंदोलन के तहत, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे सल्तनत काल और प्रांतीय राजवंश। देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। सल्तनत काल में हम क्या पढ़ेंगे? सल्तनत काल। देखो, 1206 से 1526 तक का जो टाइम पीरियड रहता है, उनके बीच में कौन कौन से राजवंश आए, कौन कौन से शासक आए, तो कौन कौन से शासकों का आविर्भाव हुआ, तो हम चर्चा करते हैं सल्तनत काल की। इसको समझने के लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको राजवंश क्रम से याद हो जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले सल्तनत काल में ही एक ट्रिक है, ट्रिक्स। गुलाब खिले तो सूंगलू महक, गुलाब खिले तो सूंगलू महक। बात करते हैं अपन गुलाब, यानी जो सल्तनत काल में पहला जो वंश है वो है गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश। आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा। आपको पता है ये मोहम्मद गोरी का सहायक था, क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश, कौन सा वंश? खिलजी वंश। और इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जी जलालुद्दीन खिलजी क्या थे? संस्थापक थे। अब तो से बनता है तुगलक वंश, और इसके संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। और सु से बनता है सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। और सैयद वंश के संस्थापक है खिज्र खां। और ल से बनता है लोधी वंश, और लोधी वंश के संस्थापक है बहलोल लोधी। फिर उसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इस प्रकार वंश चलता है। तो इनके बारे में हम अच्छे से विस्तार पूर्वक सल्तनत काल में हम पढ़ेंगे। और यहीं से एक और टॉपिक मिलता जुलता है सल्तनत के साथ, प्रांतीय राजवंश। प्रांतीय राजवंश में हम बात करेंगे, प्रांतीय राजवंश में हम जौनपुर की बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य की, और बहमनी साम्राज्य के बारे में हम इनमें आपको प्रांतीय राजवंश में पढ़ेंगे। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक होगा हमारा
सल्तनत एवं प्रांतीय राजवंश के बाद अगला टॉपिक होगा हमारा मुगल काल। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल काल। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है मुगल काल, तो मुगल काल में हमारे भारत में मुगल काल की नींव किसने रखी थी? बाबर ने। तो बाबर का जो जन्म है वो 1526 और 1707, यानी हमें बाबर से लेकर बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, इस प्रकार शासकों के बारे में चर्चा करनी है। और कहां तक? औरंगजेब तक। औरंगजेब तक हमें क्या करनी है? चर्चा करनी है। 1707 ईस्वी तक का हमें पूरा ही काल पढ़ना है। उसमें हमें मुगल काल के तहत हमें मुगल काल के अंतर्गत शासकों के बारे में पढ़ना है, उनकी कलाओं के बारे में पढ़ना है, उनके स्थापत्यों के बारे में पढ़ना है, मुगल कालीन प्रांतीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, मुगल काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी, मुगल काल में राजस्व व्यवस्था कैसी थी, मुगल काल में किस प्रकार शासन चलाते थे, सबके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो मुगल काल के बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा भारत में यूरोपियों का आगमन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा। भारत में यूरोपियों का आगमन सर्वप्रथम हमारे यहां 1498 में भारत में एक समुद्री यात्री था, उसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहली बार 1498 में। और वास्को डिगामा कौन था? पुर्तगाली समुद्री यात्री था। तो ये एक बात यहां कंप्लीट हो चुकी है कि सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे साहब। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। अब बात करते हैं वास्को डिगामा की। वास्को डिगामा किस बंदरगाह पर रुका? कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह पर उतरा। वहां पर वहीं के राजा जमोरिन ने उनका क्या किया? स्वागत सत्कार किया साहब। स्वागत सत्कार किया। यहां तक बात कंप्लीट हो चुकी है। आया था कब? 1498 में। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। और कहां पर आए थे? कालीकट बंदरगाह पर। और किस राजा ने उनका स्वागत किया था? जमोरिन ने। गए थे साहब, काफी दिन भारत में रहे, उसके जाते समय काली मिर्च भर कर ले गए और वहां जाकर उन्होंने उनका क्या किया? विक्रय किया, इससे फायदा दिखा। और उसके बाद दूसरी बार 1502 में फिर पुर्तगाली आते हैं और यहाँ पर कोचिन नाम की एक जगह पर क्या करते हैं? एक फैक्ट्री खोलते हैं। तो बात करते हैं हम पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। उसके बाद कौन आए? ई का मतलब होता है अंग्रेज। उसके बाद कौन आए? डच। और उसके बाद कौन आए? पी यानी पुर्तगाली। और पुर्तगालियों के बाद कौन आए? अंग्रेज। और अंग्रेजों के बाद कौन आए? अंग्रेजों के बाद आए डच। और डच के पहले कौन आए? स्वीडिश। और उसके बाद कौन आए? फ्रांसीसी। इस प्रकार यूरोपियों का आगमन होता है। और उसके बाद हम चर्चा करते हैं इन यूरोपियन का जब आगमन होता है वो किस किस रूप में होता है, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे? आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। बात करते हैं हम बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। क्या क्या होगा बंगाल में? कौन कौन से युद्ध होंगे? तो एक इंपॉर्टेंट युद्ध होगा हमारा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हम पढ़ेंगे। दूसरा हम बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। सिराजुद्दौला, मीर कासम, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन सी फैक्ट्रियां खोली जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे।
अगला टॉपिक होगा भारत में गवर्नर जनरल। भारत में गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा करते हैं हम। हमारे जैसे कि एक है क्लाइव है ना, वारेन हेस्टिंग्स हैं और क्लाइव वारेन हेस्टिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है ना। इनके समय क्या हुआ, वाइसराय में हम देखते हैं कैनिंग, इसके समय क्या हुआ, इसके समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इनके बारे में चर्चा करेंगे। बात करें लॉर्ड मेयो, बात करें रिपन, इरविन, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण वाइसराय हैं, इनके समय कोई ना कोई घटना तो घटित हुई है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा 1857 की क्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1857 की क्रांति के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, 1857 की क्रांति क्यों हुई, किस किस गवर्नर जनरल कहें वाइसराय के समय 1857 की क्रांति हुई, कौन कौन से गवर्नर जनरल रहे हैं, कौन कौन सी नीतियां उन्होंने अपनाई, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूं, 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। एक तो यह, एक वेलेजली जो है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, और एक व्यक्ति और है डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति कहो, या इसको हम कह सकते हैं व्यपगत नीति। अच्छा, 1857 की क्रांति के ये कारण है, बिल्कुल ये भी है, लेकिन और भी कोई कारण है, बिल्कुल है। तो महत्वपूर्ण कारण अगर हम जाने तो उस समय क्या है, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग होता था और उसको क्या है, मुंह से काटना पड़ता था। तो इस प्रकार का विद्रोह भारतीय सैनिकों में फैल गया। तो एक कारण तो है चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग होने से भी क्या है, क्रांति फैली। ठीक है, क्रांति का ये भी कारण है क्या, बिल्कुल ये भी है। क्रांति के और भी कारण हैं, कौन से, एक तो सैन्य कारण भी है साहब, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त ना करके निचले पदों पर नियुक्त करना, तो सैन्य कारण भी है। और भी कारण है क्या, बिल्कुल धार्मिक कारण भी है। उस समय 1813 का जो चार्टर पारित हुआ था, उसके तहत ईसाइयों को धर्म प्रचार प्रसार की क्या मिल चुकी थी, अनुमति मिल चुकी थी। उसके तहत ही ईसाई मिशनरी ने मतलब लोगों को धर्म बदलना शुरू कर दिया था। तो ये भी कारण है। और भी कई सारे कारण हैं भारतीयों में विद्रोह के। तो मुख्य कारण तो यही माना जाता है कि चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग उस समय हो रहा था। तो इस प्रकार के क्रांति जो विप्लव उपजा, और उसी का क्या नाम है, उसी का नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद अगला हमारा टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1919 का। अब यहां पर एक डेट दे रखी है 1885। इस समय कुछ हुआ था, बिल्कुल हुआ था। क्या हुआ था साहब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी साहब। यहां से लेकर 1919 मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम तक का हमें पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत 1885 से लेकर 1919 के बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई, उसके बारे में हम इस बिंदु के माध्यम से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं
राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 तक, यानी रोलेक्ट एक्ट भी 1919 में ही आया था। यहां से लेकर इसके बीच में जलियांवाला बाग आया। जलियांवाला बाग जो एक घटना घटी थी, जलियांवाला बाग की घटना घटी थी, वो भी इसी के समय जलियांवाला बाग, और भी घटनाएं घटित हुई थी। यानी 1919 से लेकर 1947 के मध्य में जितनी भी घटनाएं घटित हुई, हमारा असहयोग आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, इनके बारे में हम इस बिंदु के माध्यम से चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक होगा राष्ट्रीय आंदोलन के बाद आधुनिक भारत में सामाजिक एवं सुधार आंदोलन। इसके तहत हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा अगला जो है प्रार्थना समाज के बारे में। अब प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? गोविंद रानाडे ने। लेकिन किससे प्रभावित होकर की थी? गोविंद रानाडे ने किससे प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो मैं आपको बता दूं, केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा, केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर गोविंद रानाडे ने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी, प्रार्थना समाज की। उसके बाद इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आर्य समाज। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे साहब? दयानंद सरस्वती। इन्होंने एक बहुत अच्छा नारा दिया था, कौन सा? वेदों की ओर लौटो। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। परमहंस नहीं, आप क्या लिखें यहाँ पे? रामकृष्ण मिशन, माफ कीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। इस टॉपिक के अंतर्गत हम इतने सारे बिंदुओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं हम आगे। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो कौन सा होगा? अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा नेहरू युग में अगला जो बिंदु है हमारा यहां पर रियासतों का एकीकरण। कौन सा है? रियासतों का एकीकरण। रियासतों के एकीकरण में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि हमारा जो भारत था पहले अलग अलग भागों में बटा हुआ था, तो उस समय रियासतों का एकीकरण करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वल्लभ भाई पटेल को जाता है। देखो 1947 5
जुलाई 1947 को भारत सरकार ने रियासती विभाग की स्थापना की थी। रियासती विभाग की स्थापना की थी। अब इसका उद्देश्य यही था कि जो भी रियासतें हैं उनका क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, कोई भी अपने अपने हिसाब से शासन न चला पाए। उस समय ऐसी कई रियासतें थी जिनमें मैं आपको बता दूं, ऐसी कई सारी रियासतें थी जो अपना शासन स्वयं चलाना चाहती थी, लेकिन उन रियासतों का भी क्या कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया, उनको भी भारत संघ में मिला दिया गया, उनका भी क्या कर दिया गया, संघ में मिला दिया गया। तो वो कौन कौन सी रियासतें, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं हम जूनागढ़, जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ हो गई, हैदराबाद हो गई, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इनका भी तो एकीकरण हुआ है, लेकिन इनका एकीकरण अलग अलग तरीके से हुआ है। जूनागढ़ का कैसे हुआ साहब, इसका हुआ जनमत संग्रह से। कैसे? जनमत संग्रह से इसका एकीकरण होता है। हैदराबाद का कैसे हुआ? सैन्य कार्यवाही करी गई थी, यानी सैनिकों के द्वारा। तो एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन क्या चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो एक मिशन चलाया गया था। इसके तहत हैदराबाद की क्या कर दी गई, एकीकरण हो गया। जम्मू कश्मीर का भी एकीकरण हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में उस समय वहाँ के राजा थे हरि सिंह जी, उन्होंने भी भारत सरकार से निवेदन किया कि हमें भी भारत संघ में मिला लीजिए। तो उस समय इसका भी क्या किया गया, एकीकरण किया गया। तो इसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नेहरू युग और संस्थानिक निर्माण विज्ञान तकनीकी का विकास, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। आप सभी को पता है कि हमारे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैं। उनके समय किन किन संस्थाओं का निर्माण हुआ, उनके समय कौन कौन से टेक्नोलॉजी सेंटर बने, किस किस तकनीकी का विकास हुआ, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और विविध तथ्यों में हम उन तथ्यों को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। आगे हम आज चर्चा कर लेते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक्स की। तो मैंने आपको पाठ्यक्रम में बताया था कि सबसे पहले हमें इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करनी है। तो इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से करनी है? इतिहास का परिचय जानना बेहद जरूरी है। इतिहास क्या है, इतिहास का क्या अर्थ है, इतिहास कहते किसे हैं। सिंपली मैं आपसे कह दूं इतिहास, तो इतिहास का कोई तो मीनिंग होगा। इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करने वाला शास्त्र, या अतीत काल की घटनाओं को दर्शाने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। आप इस बात का ध्यान रखिए। अब घटनाएं कैसी हो सकती है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सभी प्रकार की घटनाएं हो सकती है। तो यह भी आपको ध्यान होना चाहिए कि इतिहास कहते किसे हैं। अतीत की घटनाओं को दर्शाने वाला या जानकारी देने वाला क्या होता है? शास्त्र होता है। एक विद्वान है E.H. कार ने कहा है कि वर्तमान और भूतकाल के मध्य संवाद कायम करता है। इतिहास क्या करता है? वर्तमान और भूतकाल के मध्य संवाद कायम करता है। ये किसने बोला? E.H. कार ने। यह भी आपको याद रखना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। अब हम आज
की शुरुआत कर देते हैं हम। सबसे पहले इतिहास शब्द की उत्पत्ति। देखो, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। आप सभी को पता है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। उन्हीं में एक वेद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से हमें इतिहास शब्द के बारे में जानकारी मिलती है। अब इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है साहब। अब वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? 3 शब्द कौन कौन से हैं? देखो, पहला शब्द है इति। पहला शब्द कौन सा है? इति। इति का मतलब क्या होता है? ऐसा ही। और दूसरा शब्द है ह। इसका मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से। और आस का मतलब क्या होता है? था। अब इन तीनों शब्दों को अगर मैं मिलाऊं तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से ऐसा ही था। तो इस प्रकार का जो शास्त्र है, जो विषय है, वो इतिहास है। अंग्रेजी शब्द में इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं साहब। आप सभी को भली भांति परिचित है कि इतिहास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। अब हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। किस शब्द से? हिस्टोरिया शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शोध से प्राप्त ज्ञान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शोध से प्राप्त ज्ञान क्या होता है? इतिहास होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस। किसने किया था? हेरोडोटस। तो हम कह सकते हैं इतिहास के जनक। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। द फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। उन्होंने अपनी रचना द हिस्ट्री में किया है। यानी हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी रचना द हिस्ट्री में किया है। यहां तक की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चर्चा करते हैं बात करते हैं हम अगली स्लाइड पे। तो सबसे पहले इतिहास शब्द का अर्थ हमने जान लिया। अब इतिहास अर्थ को जानने के बाद देखो, यहां लिखा है इतिहास का काल्य विभाजन। हम यूं कह सकते हैं, अध्ययन की दृष्टि से कह दो या प्राप्त सामग्री के आधार पर कह दो, इतिहास को हम 3 कालों के में बांटते हैं। 3 कालों में हम बांटते हैं। पहला जो काल है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल है? प्रागैतिहासिक काल। पहला काल कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल का समय क्या है? मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक का। जब से मानव का अस्तित्व आया तब से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। अब इसके बारे में विश्लेषण किया हुआ है। कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी प्राप्त होती है। यानी इस काल का जो इतिहास है केवल उत्खनन में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर क्या है? आधारित है या निर्भर है। अब हम कह सकते हैं कि पाषाणकालीन साहित्य को या युग को प्रागैतिहासिक में रख सकते हैं। यानी पाषाण काल का जो युग है वो प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रागैतिहासिक काल में किसी प्रकार का कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। जो पुरातात्विक अवशेष है उन्हीं के आधार पर जानकारी हमें मिलती है। तो लिखित सामग्री हमें प्राप्त नहीं होती है। कौन सा काल होगा? वो प्रागैतिहासिक काल होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे
उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।